the brave, the curious, and the ones who will sleep with the lights on. Welcome to the Night Shadows. आज मैं सुनाऊंगी एपिसोड 8 की कहानी। मिडनाइट सोसाइटी की मीटिंग शुरू होने वाली होती है एंड दिस नाइट वॉज अ फुल मून नाइट। क्रिश्चियन कुछ सोचकर क्यूरियस होती है। सबके सामने एक क्वेश्चन पुट अप करती है कि स्कैरी स्टोरीज हमेशा रात को ही क्यों सुनाई जाती हैं। उसे लगता है कि अगर स्टोरी सच में स्कैरी हो तो वो दिन में भी उतनी ही डरावनी होनी चाहिए। गैरी कहता है कि डरावनी कहानियों का असली मज़ा तो रात को ही आता है। डेविड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि रात को अंधेरा होता है, चीज़ें देखना और समझना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए और ज़्यादा डर लगता है। आज रात की कहानी बेटी सुनाने वाली थी। एरिक थोड़ा सा नाराज़ था क्योंकि उसे बेटी की पिछली स्टोरीज बहुत बोरिंग लग रही थी। मतलब डरावनी थी, लेकिन एंड में सब हैप्पी एवर आफ्टर होता है। फ्रैंक बेटी को डिफेंड करने की कोशिश करता है और कहता है कि इसमें बुराई ही क्या है। बेटी कहानी शुरू करने जा रही थी। शुरू करने से पहले वो एक डिस्क्लेमर देती है कि लोगों को दिन में भी डर लग सकता है, लेकिन असली टेरर और डर रात के आने पर ही शुरू होता है। उसकी कहानी का नाम था द टेल ऑफ द नाइटली नेबर्स। कहानी की शुरुआत होती है जब डे, जो एक 13-14 साल का लड़का था, अपने घर पर पॉपकॉर्न खाते हुए एक स्कैरी ब्लैक एंड वाइट मूवी देख रहा था। तभी उसकी बड़ी बहन एमा उसे पीछे से अचानक आकर डरा देती है। डे इतना डर गया था कि सारा पॉपकॉर्न हवा में उड़ा देता है। एमा टीवी बंद करते हुए कहती है कि डे आजकल बहुत टीवी देखने लगा है और उसे लाइफ में थोड़ा बाहर भी मज़े करने चाहिए। उसको ये सब ज्ञान देते हुए वो विंडोज़ की तरफ देखती है तो वो देखती है कि उनके सामने वाले घर में कुछ नए नेबर्स शिफ्ट हो रहे थे। एक कपल और उनका छोटा बेटा। उन तीनों ने टोटल ब्लैक कपड़े पहने हुए थे और डे एंड एमा को ये थोड़ा वियर्ड लगता है कि ये लोग रात को लेट टाइम पर ही मूव इन कर रहे हैं। लेकिन इस फैक्ट को इग्नोर करके एमा सोचती है कि शायद ये लोग आर्टिस्ट हैं या डिप्लोमैट्स हैं। दोनों भाई बहन ये देख ही रहे थे कि अचानक से तभी तीनों पड़ोसी एक साथ सर घुमाकर उन्हीं की तरफ देख लेते हैं। वो दोनों थोड़ा फ्रीक आउट हो जाते हैं। कुछ दिन बाद दोपहर में एमा और डे अपने नेबर्स को वेलकम करने उनके घर जाते हैं तो वहाँ वो एक डिलीवरी मैन को एक काफ़ी बड़ा 6 फीट या 7 फीट क्रेट ढकेलते हुए देखते हैं। वो आदमी कहता है कि क्रेट बहुत हैवी है और अभी तो एक और आना बाकी है। एमा उस डिलीवरी मैन से पूछती है कि वो लोग कौन हैं, कहाँ से आए हैं। तो वो उन दोनों को उनके पेपर्स दिखाता है, जिससे ये पता चलता है कि उनका लास्ट नेम ब्रॉन्स है और वो यूक्रेन से आए हैं। शायद इन क्रेट्स में रेफ्रिजरेटर्स हैं। अब डिलीवरी मैन बेल रिंग करता है बट कोई दरवाज़ा नहीं खोलता, तो वो ये बॉक्स बाहर छोड़कर ही चला जाता है। एमा नोटिस करती है कि गराज तो ओपन है और कार अंदर है। उसको ये बात बहुत अजीब लगती है कि अगर वो लोग अपने घर पर हैं तो फिर दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे। घर लौटते हुए एमा को ब्रॉन्स के बारे में थोड़ा सा डाउट होने लगता है कि कहीं ये लोग कोई केजीबी एजेंट्स हो सकते हैं जो सोवियत कोलैप्स के टाइम पर निकले थे, या फिर पुअर जिप्सीज भी हो सकते हैं जो अपनी नई जिंदगी तलाश कर रहे हैं। अब जब वो अपने घर के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी मॉम बहुत जल्दी में होती है काम पर जाने के लिए, और वो इतनी तेज़ भागती है कि उनके लोकल एल्डरली मेलमैन मिस्टर मिचेल से एक्सीडेंटली टकरा जाती है और उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो थोड़ा सा गिर जाते हैं। मिस्टर मिचेल काफ़ी स्लगिश फील कर रहे थे, काफ़ी लो ऑन एनर्जी फील कर रहे थे और उनकी नेक पर सरप्राइजिंगली एक बैंडेज लगा हुआ था। वो बताते हैं कि नए नेबर्स ब्रॉन्स उनसे मिलने आए थे और कोइंसिडेंटली उस रात से ही उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। एमा ब्रॉन्स पर नज़र रखना शुरू कर देती है और एमा को उनका बिहेवियर
बहुत ही स्ट्रेंज लगने लगता है। ब्रॉन्स किसी भी दूसरे नेबर से बात नहीं करते, सिर्फ रात को ही बाहर निकलते हैं। उनका बेटा लेक्स किसी स्कूल में भी नहीं जाता, ना ही एरिया के दूसरे बच्चों को उसके बारे में कुछ पता होता है। एक शाम जब एमा गार्बेज बाहर रख रही होती है, लेक्स अचानक से सामने आकर पूछता है क्या वो खेलने आ सकता है। एमा मना कर देती है कि अभी तो बहुत रात हो गई है। लेक्स मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब कुछ और दिनों में एमा और डेडे नोटिस करते हैं कि नेबरहुड के और भी लोग नेक पर बैंडेज के साथ थे और लो एनर्जी, सिकनेस महसूस करने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे एक एपिडेमिक आउटब्रेक हो गया है। जब से ब्रॉन्स आए हैं तब से। एक रात एमा अपने बेडरूम में सो रही थी। उसका विंडो खुल जाता है और मिस्टर ब्रॉन हवा में उड़ते हुए अंदर आते हैं और एमा को नेक पर बाइट करने ही वाले होते हैं। तभी एमा की आंख खुल जाती है। ये एक नाइटमेयर था, लेकिन उसे ये थ्योरी बहुत कन्विंसिंग लगती है। नेक्स्ट मॉर्निंग एमा डेडे को नींद से जगाकर कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ब्रॉन्स वैम्पायर्स हैं। हमेशा ब्लैक पहनते हैं, दिन में नहीं दिखते। नेबरहुड में इलनेस स्प्रेड हो गई है जब से ये लोग आए हैं, और वो लोग एक ऐसी जगह से आए हैं जो पार्ट ऑफ रोमेनिया का है, जो ट्रांसिल्वेनिया के पास है। एमा का ये मानना है कि डिलीवरी मैन फ्रिज नहीं, वैम्पायर कॉफिन्स लेकर आया था, और वो प्लान करती है कि वो आज रात को ब्रॉन्स के घर के बेसमेंट में घुसकर कॉफिन्स या रेफ्रिजरेटर्स को ढूंढेगी। एमा अपने भाई को बोलती है कि अगर कुछ नहीं मिला तो डेडे उसे जितना मर्जी चिढ़ा सकता है, पर अगर कॉफिन्स मिल गए तो ये एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। अब शाम होती है। एमा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करने से पहले किचन में गार्लिक लगा रही होती है। गार्लिक की स्मेल बहुत तेज़ थी। डेडे थोड़ा चिढ़ रहा था, लेकिन वो कहती है कि वैम्पायर्स को गार्लिक पसंद नहीं होता, और डेडे को वार्न कर देती है कि वैम्पायर्स बिना इनविटेशन के घर में नहीं आ सकते, तो कभी भी उनको घर में इनवाइट मत करना। एमा क्वाइटली बेसमेंट विंडो से ब्रॉन्स के घर के बेसमेंट में घुस जाती है। बेसमेंट डार्क और काफ़ी भरा हुआ था। तभी डेडे के घर की डोरबेल बजती है, और जब वो दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि ये पूरी ब्रॉन्स फैमिली है। मिसेस ब्रॉन्स इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करती हैं। डेडे ऑलमोस्ट नर्वस होकर इनवाइट करने ही वाला था, लेकिन फिर उसे अचानक से एमा की बात याद आती है और वो उन्हें मना कर देता है, ये कहकर कि घर पर तो कोई है ही नहीं, और दरवाज़ा बंद कर देता है। तभी उसकी मॉम आ जाती है और ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर ब्रॉन्स को कॉफ़ी, चाय, कुकीज़ के लिए इनवाइट कर लेती है, जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। ब्रॉन्स बताते हैं कि लेक्स थोड़ा बीमार है, इसीलिए वो स्कूल नहीं जाता। वो दोनों हॉस्पिटल में इमरजेंसी हेल्थ केयर सिस्टम पर काम कर रहे हैं और मोस्टली रात में ही काम करते हैं। वहाँ बेसमेंट में एमा को एक बड़ा वाइट बंकर फ्रिज दिखता है। पहले लगता है कि कुछ गलत नहीं है, लेकिन फ्रिज लॉक्ड होता है। वो अब उस लॉक को क्रैक करने की कोशिश करने लगती है। उधर ब्रॉन्स अब घर लौटने के लिए उठते हैं। तभी डेडे को रियलाइज़ होता है कि एमा तो वापस ही नहीं आई है, तो वो उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है, बट वो लोग निकल ही जाते हैं। डेडे थोड़ा परेशान होने लगता है, तो वो भी बेसमेंट में चला जाता है, एमा से मिलता है। तब तक एमा सक्सेसफुली फ्रिज अनलॉक कर चुकी थी। फ्रिज खोलते ही उन दोनों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि फ्रिज में थी काफ़ी सारी ग्लास बॉटल्स फुल ऑफ ब्लड। ऊपर से उन्हें फुटस्टेप्स की कुछ आवाज़ें आने लगती हैं। ब्रॉन्स घर लौट आए हैं। एमा और डेडे जल्दी बेसमेंट से निकल जाते हैं। एमा डेडे को बताती है कि अब ब्रॉन्स इनवाइट हो चुके हैं, तो जब चाहे आ सकते हैं उनके घर में, और शायद अगले विक्टिम्स वो लोग खुद हो सकते हैं। डेडे कहता है कि हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए, बट एमा कहती है कि पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, अब हमें ही कुछ करना होगा। अगले दिन एमा सारी तैयारी कर चुकी थी। वुडन स्टेक्स, बेसबॉल बैट, होममेड होली क्रॉस,
सब कुछ। वो दोनों फिर से बेसमेंट में जाते हैं, कॉफिन्स ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी मिस्टर ब्रॉन बेसमेंट में आ जाते हैं। वो दोनों फटाफट टेबल के नीचे छुप जाते हैं और उस वक्त के लिए तो बच जाते हैं। अब मिस्टर ब्रॉन के ऊपर जाते ही वो दोनों फटाफट बेसमेंट से बाहर निकलते हैं। अपने घर की तरफ जाते हुए मिस्टर और मिसेस ब्रॉन दिखाई देते हैं उन्हें। सरप्राइजिंग वे में दिन में ही एमा डर के उन्हें क्रॉस दिखाने लगती है। मिसेस ब्रॉन बस हंसती हैं। मिस्टर ब्रॉन उन्हें बताते हैं कि उन दोनों का स्केड्यूल अब चेंज हो गया है और वो इवनिंग शिफ्ट नहीं करेंगे और दिन में ही काम करेंगे। उनके हाथ में एक बॉक्स होता है, तो एमा उन्हें टोक कर पूछती है कि ये क्या है। वो लोग बताते हैं कि इसमें ब्लड है जो हॉस्पिटल के लिए स्टोर किया जाता है। मिसेस ब्राउन पूछती हैं कि क्या आज लेक्स डेडे के साथ वीडियो गेम्स खेलने आ सकता है रात में। डेडे अग्री कर देता है और फिर एमा को काफ़ी सुनाने लगता है, क्योंकि अब उसकी वैम्पायर्स वाली बात गलत साबित हो चुकी थी। बाद में ब्रॉन्स अपने बेसमेंट में जाते हैं और उन्हें पता होता है कि बच्चे यहाँ आए थे, लेकिन उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज ही वो रात थी। एक ब्लड बॉटल लेके मिसेस ब्रॉन्स कॉफिन को खोलती हैं और कहती हैं कि मास्टर उठ जाइए, सूरज ढल चुका है। ये मास्टर और कोई नहीं, लेक्स था। यानी कि ये दोनों वैम्पायर्स थे या नहीं थे, लेकिन असली वैम्पायर तो लेक्स था और ये पेरेंट्स उनके सर्वेंट्स हैं, इसलिए दिन में भी बाहर आ जा सकते थे। या शायद वो डे वॉकर वैम्पायर्स हो सकते थे जो सनलाइट से इम्यून हैं। मिस्टर ब्राउन कहते हैं कि लेक्स अपने नेक्स्ट विक्टिम के घर इनवाइट हो चुका है और इस कंट्री में आने का डिसीजन भी उसी का था, क्योंकि यहाँ उन लोगों के लिए बहुत सारा फ्रेश ब्लड अवेलेबल है। अब लेक्स अपना काम करेगा और कोई सस्पेक्ट भी नहीं करेगा कि एक छोटा सा बच्चा एक वैम्पायर हो सकता है। एंड में बेटी स्टोरी कंक्लूड करते हुए कहती है, विद घोस्ट एंड गूल्स देयर आर नो रूल्स। लेकिन वैम्पायर्स का रूल है कि वो सिर्फ रात को ही बाइट करते हैं। इस स्टोरी से तो एरिक भी इम्प्रेस्ड हो गया था। गैरी अब इसी के साथ मीटिंग क्लोज करता है और सब लोग अपने घर की तरफ चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम जब कोई नया पड़ोसी रात के वक्त शिफ्ट हो रहा हो या किसी की आदतें नॉर्मल ना लगें, तो थोड़ा ध्यान रखना। मैं आती हूँ अगली कहानी के साथ। बाय।